हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला। मैं एडवोकेट मोहित यादव हाजिर हूँ आपके सामने मूल विधि की बेहतरीन श्रृंखला के साथ, जिसको हमने नाम दिया है नियमों से चयन तक। तो आज की क्लास में हम पॉक्सो अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम की एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले से ही बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने ये बताया है कि पॉक्सो अधिनियम कब आया, ठीक है, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएँ हैं, ठीक है? इसके बारे में मैंने वहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉक्सो अधिनियम को समाप्त कर लेंगे, यानी कि पॉक्सो अधिनियम को धारा बाई धारा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी धारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे आज हम परिचित हो जाएँगे और पिछले वर्षों के जो कुछ सवाल आए हुए हैं एग्ज़ाम में, यूपीएसआई में, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इस अधिनियम का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी शॉर्ट में कहूँ तो मैं पॉक्सो, और हिंदी में बात करूँ तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। यानी जो बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं, ठीक है, ये उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बच्चे को। तो ये अधिनियम कब आया? सन 2012 में आया और 19 जून सन 2012 को राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षरित हो गया और 14 नवंबर यानी बाल दिवस वाले दिन ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। कुल 9 अध्याय हैं, 46 धाराएं हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो चलिए आज विस्तार पूर्वक इस अधिनियम का अध्ययन कर लेते हैं। तो पॉक्सो अधिनियम की धारा 1 हमें क्या बताती है? पॉक्सो अधिनियम की धारा 1 हमें बताती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक है और ये कब लागू हुई या कब प्रारंभ हुई। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, शॉर्ट में कहूँ तो पॉक्सो, और हिंदी में कहूँ तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, ठीक है। और यह पूरे भारत में लागू है, यानी कि इसका विस्तार पूरे भारत में है, बिना किसी अपवाद के पूरे भारत में लागू होता है। और यह 14 नवंबर यानी बाल दिवस वाले दिन संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अब आते हैं इस अधिनियम की धारा 2 की तरफ। देखो इस अधिनियम की धारा 2 क्या बताती है? इस अधिनियम की धारा 2 हमें बताती है परिभाषाएं, यानी कि हम बालकों के संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो बालक कौन होगा, ठीक है, लैंगिक अपराध कौन कौन से होंगे, ठीक है, लैंगिक गुरुतर लैंगिक हमला कौन सा है, ठीक है, और घरेलू हिंसा, ठीक है, या फिर घरेलू संबंध, जैसे इसमें लैंगिक हमला, ठीक है, और लैंगिक उत्पीड़न, इन सब की परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखो बालक कौन होता है, यानी कि बालक वो होगा जो 18 वर्ष की कमायु का होगा, ठीक है, यानी कि जो 18 साल से छोटा है, और यह लड़का और लड़की दोनों इसमें शामिल होंगे। यानी बालक में न्यूट्रल जेंडर है, यानी कि उसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं। अब आते हैं इस अधिनियम की धारा 2D का ए, यानी 2 घा का आ। इसमें बालक संबंधी अश्लील सामग्री के बारे में बताया गया है, यानी कि बालक से संबंधी अश्लील सामग्री क्या होंगी। सबसे पहला है इसमें लैंगिक संबंध, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये अश्लील सामग्री में शामिल होगा, ठीक है। दृश्य चित्रण यानी कि विजुअल डिपिक्शन, और फोटो या वीडियो या एआई के माध्यम से बनाया गया कोई भी सामग्री ये किस में शामिल होगी, अश्लील सामग्री में शामिल होगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी कि इसका मोटिव क्या होगा, कामोत्तेजना को बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं इस अधिनियम की धारा 3 की तरफ। देखो इस अधिनियम की धारा 3 क्या बताती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाली आगे 5-6 धारा हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अधिनियम की धारा 3 हमें बताती है कि पीएसए यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, हिंदी में बात करूं तो मैं प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है। तो प्रवेशन लैंगिक हमला ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो पेनिट्रेट करता है, ठीक है, जैसे किसी बालक के वजाइना में, ठीक है, माउथ में, एनस में और यूरेथ्रा में, या फिर बच्चे से ऐसा करने के लिए कहता है, ठीक है, या तो वो पेनिट्रेट करता है बच्चे के साथ, या फिर बच्चे से ऐसा करने के लिए कहता है, ठीक है, और मतलब अपने जो गुप्तांग का प्रयोग न करते हुए अगर किसी और शरीर के हिस्से का इस्तेमाल करता है, जैसे मान लो उंगलियां हो गई, हाथ हो गया, ठीक है, अगर इन शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हुए वो बच्चे के वजाइना में,
ठीक है, माउथ में, एनस में और यूरेथ्रा में या तो प्रवेश करता है या बच्चे से ऐसा करने के लिए कहता है, तो ये धारा 3 के अंतर्गत क्या है, अपराध माना जाता है। ठीक है, अब इस अपराध के लिए दंड का भी प्रावधान है। इस अपराध के लिए दंड ये होगा कि उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कार्य किया है, यानी जिसने ऐसा घिनौना कार्य किया है, उसको न्यूनतम 10 वर्ष की सजा होगी या फिर मैक्सिमम उसको आजीवन कारावास होगा, यानी मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम आजीवन कारावास प्लस जुर्माना या फिर दोनों से। ठीक है, दोनों से दंड दिया जा सकता है। ठीक है, सजा भी और जुर्माना भी। इस अधिनियम में मेरे भाई एक प्रावधान और है कि यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है, ठीक है, यानी कि बच्चा 16 साल से छोटा है, तो उसको न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, या फिर मैक्सिमम उसको आजीवन कारावास। ठीक है, तो धारा 3 और धारा 4 क्लियर है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बच्चे के इन 4 हिस्सों में प्रवेश कराता है या करवाता है तो उसको 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास, और अगर 16 वर्ष से छोटा है तो न्यूनतम 20 साल की सजा या फिर मैक्सिमम आजीवन कारावास। यहाँ तक सब क्लियर है। अब आते हैं इस अधिनियम की धारा 5 और 6 की तरफ। देखो इस अधिनियम की धारा 5 में क्या बताती है। इस अधिनियम की धारा 5 में बताती है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब मान लो गुरुतर का मतलब क्या होता है, गुरुतर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि आप ये मान लो अपराध की श्रेणी क्या है, गंभीर है, यानी कि गंभीर हमला। ठीक है, यानी देखो कोई भी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कोई लोक सेवक या कोई सेना का कोई सदस्य, ठीक है, डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो या फिर कोई रिश्तेदार, जिन पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे विश्वास पात्र लोग हैं, जिनसे हम सुरक्षा महसूस करते हैं कि भाई अगर ये लोग हमारे आसपास हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है, ठीक है, जो धारा 3 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि अपने गुप्तांग का इस्तेमाल करते हुए या फिर अपने शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल करते हुए बालक के वाजाइना, ठीक है, एनस, ठीक है, और यूरेथ्रा और माउथ, इन सब में प्रवेश कराता है या बच्चे से ऐसा करने के लिए कहता है, तो मेरे भाई इसमें क्या है, कठोर कारावास है, यानी कि कठोर कारावास की सजा होगी और न्यूनतम 20 वर्ष की सजा या फिर मैक्सिमम मृत्युदंड, यानी कि उसको कारावास होगा वो कठोर होगा। ठीक है, यानी कि उसको 20 वर्ष की सजा तो होगी ही होगी और मैक्सिमम उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि धारा 3 और धारा 5 में क्या फ़र्क है? तो धारा 3 में फ़र्क ये है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, तो उसको न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा और मैक्सिमम आजीवन कारावास। और अगर धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है, जो व्यक्ति जो हमारे विश्वास पात्र हैं या फिर जिन पे हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो उसको कठोर कारावास के साथ न्यूनतम 20 वर्ष की सज़ा और मैक्सिमम उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, धारा 3, धारा 4 क्लियर है और धारा 5 और धारा 6 ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। देखो धारा 3 के अपराध का जो दंड का प्रावधान है वो धारा 4 में है और धारा 5 के जो दंड का प्रावधान है वो धारा 6 में है। अब आते हैं देखो धारा 7 की तरफ। धारा 7 हमें क्या बताती है? धारा 7 हमें बताती है सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, यौन मंशा से या फिर सेक्सुअल इंटेंट से, ठीक है, किसी बालक के साथ या फिर उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है, ठीक है, जैसे पेनिस, वजाइना, एनस या फिर ब्रेस्ट को, तो इसमें क्या होगा, इसमें न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी, 3 से 5 वर्ष की, ठीक है, और उस पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है, यानी कि वो सिर्फ बालक को यौन मंशा के साथ स्पर्श करेगा, ठीक है, या फिर उसके शरीर के किसी भी हिस्से को छुएगा, या तो वो खुद करता है या फिर किसी बालक से ऐसा करने को कहता है। देखो अगर कोई पुरुष है तो वो महिला के साथ ऐसा कर सकता है, और अगर कोई महिला अपराधी है तो वो पुरुष बच्चे या फिर बालक के साथ ऐसा करने को कह सकती है। ठीक है, देखो इसमें एक महत्वपूर्ण केस है, ठीक है, इसमें है सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र सरकार, ये सन 2021 में आया था। इसमें हुआ क्या था, इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश रगड़े है, उसने एक छोटे बच्चे को ऊपर से स्पर्श किया था, ठीक है, यानी कपड़ों से उसके ब्रेस्ट को स्पर्श किया था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये माना कि भाई धारा 7 के अंतर्गत
उसमें ये मतलब परिभाषित नहीं किया गया है या फिर उसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि उसको अंदर से छूना अपराध है या फिर ऊपर से छूना अपराध है, ठीक है? अगर उस व्यक्ति ने ऊपर-ऊपर से छुआ है, ठीक है? यानी कि कपड़ों के ऊपर से छुआ है, तो हाई कोर्ट ने इसको अपराध नहीं माना था। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के निर्णय को पलटा और उसमें यह बताया कि भई स्पर्श करना, चाहे वो कपड़े के अंदर से हो, चाहे वो कपड़े के ऊपर से हो, वो धारा 7 के अंतर्गत अपराध ही माना जाएगा। यानी कि उसकी मंशा क्या थी? सेक्सुअल इंटेंट मंशा थी उसकी, यानी कि यौन मंशा थी। और अगर यौन मंशा से किया हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो ऊपर से हो, ठीक है? चाहे वो नीचे से हो, वो अपराध ही माना जाएगा, ठीक है? तो इस मामले को स्किन टू स्किन टच मामला भी कहा जाता है, ठीक है? तो धारा 7 के अंतर्गत जो भी अपराध हैं, ठीक है? उनके दंड का प्रावधान कहाँ है? धारा 8 में दे रखा है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि धारा 7 में सिर्फ स्पर्श के बारे में बात की गई है, इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है, ठीक है? यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करा रहा है, सिर्फ बालक को स्पर्श कर रहा है, ठीक है? उसके शरीर के हिस्से को स्पर्श कर रहा है। तो ये क्या है? इसमें कारावास क्या है? 3 से 5 वर्ष की सज़ा प्लस जुर्माना, ठीक है? यहाँ तक मैं समझता हूँ 6 धाराएँ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आता है धारा 9 और धारा 10 की तरफ। अब देखो धारा 9 हमें क्या बताती है? धारा 9 हमें बताती है कि यानी कि जो धारा 5 में लोग दिए गए थे, यानी कि पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर्स, ठीक है? हमारे फैमिली मेंबर्स, आर्म फोर्सेस के लोग। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ठीक है? या फिर वो अकेले करता है या फिर कई लोग उसमें शामिल होते हैं और वो ऐसा कार्य करते हैं, तो ये क्या है? धारा 9 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और इस अपराध का दंड का प्रावधान धारा 10 में दिया हुआ है, जिसमें मिनिमम 5 वर्ष की सज़ा और मैक्सिमम 7 साल, ठीक है? और प्लस जुर्माना, ठीक है? यानी कि मिनिमम 5 साल की सज़ा, मैक्सिमम 7 साल की और इसमें जुर्माना, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं। अब देखो हम चलते हैं धारा 11 की तरफ। धारा हमें क्या बताती है? धारा 11 हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है? किसी इशारे से या फिर किसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है? कामुक कामुक ध्वनियाँ या फिर शरीर की बनावट पर टिप्पणी करता है किसी बालक की, ठीक है? बालक को अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है या फिर बच्चे से कहता है कि भाई तुम मुझे अपने प्राइवेट पार्ट दिखाओ, ठीक है? या फिर बालक को अश्लील सामग्री दिखाता है, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करते हुए या फिर उससे संपर्क स्थापित करता है, उससे बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। या फिर जैसे मान लो कई बार होता क्या है कि जो बच्चे 18 वर्ष की उम्र से कम होते हैं, जब वो रिलेशनशिप में होते हैं या फिर उनके साथ संबंध स्थापित होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? या फिर वो वीडियो बना लेते हैं और फिर लड़के क्या होते हैं, लड़की को धमकी देते हैं या फिर कोई महिला किसी बालक को धमकी देती है कि अगर आपने मेरे साथ ये कार्य नहीं किया तो मैं इसको वायरल कर दूँगा, ठीक है? इसको समाज में दिखा दूँगा, ठीक है? या फिर लोगों को दिखा दूँगा। तो ये लोगों को मतलब लोगों का धमकी देना, ठीक है? किसी बच्चे को या फिर उसके शरीर की बनावट पर टिप्पणी करना, ठीक है? प्राइवेट पार्ट दिखाना, ठीक है? अश्लील सामग्री दिखाना या फिर उसका पीछा करना। तो मेरे भाई ये सब क्या है? अपराध के अंतर्गत आता है और इस अपराध का जो दंड है वो धारा 12 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब देखो धारा 12 में दंड का प्रावधान है, यानी कि इसमें क्या है 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है प्लस जुर्माना या फिर दोनों से, ठीक है? दोनों से दंड दिया जा सकता है, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। अब आते हैं धारा 14 की तरफ। देखो धारा 14 हमें क्या बताती है? धारा हमें 14 ये बताती है कि जैसे मान लो किसी भी बालक का उपयोग, ठीक है? अगर उसकी कोई वीडियो, ठीक है? या तो वो भंडारण है या फिर उसके फ़ोन में है, अपने पास रखता है या फिर उसका व्यावसायिक, ठीक है, भंडारण है या फिर वितरण करता है या फिर मान लो किसी को दिखाता है, ठीक है? किसी को बाँटता है। तो धारा 14 के अंतर्गत हमें बताती है कि अगर किसी बच्चे का उपयोग, ठीक है? या फिर उसकी कोई वीडियो अगर आपके फ़ोन में पाई जाती है, तो उसको न्यूनतम जो है 5 साल की सज़ा होगी और प्रथम बार जुर्माना कितना लगाया जाएगा? प्रथम बार जुर्माना लगाया जाएगा 5,000। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य दोबारा करता है, ठीक है? या फिर बार-बार करता है, तो उसको न्यूनतम 7 साल की सज़ा होगी और उस पर दूसरी बार जुर्माना कितना लगाया जाएगा? उस पर जुर्माना लगाया जाएगा ₹10,000। देखो, अगर कोई व्यक्ति
किसी भी बच्चे की कोई मतलब किसी भी बच्चे की अश्लील सामग्री है उसके पास, ठीक है? या फिर कोई वीडियो है, या फिर उसने कोई वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें बच्चे का संपर्क स्थापित होना, ये सब सारी चीज़ें उसके पास हैं, ठीक है? या फिर उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? लोगों में बाँटता है या फिर लोगों को दिखाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य प्रथम बार करता है, तो उसको 3 से 5 साल की सज़ा होगी, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य दूसरी बार करता है, तो उसको 5 से 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, यानी कि जो भी बच्चे अगर ऐसा कार्य करते हैं, अगर वो 18 वर्ष की उम्र से कम है, तो प्लीज़ वो ऐसा कार्य ना करें, ठीक है? और अगर 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हैं और अगर कोई बालिका है या फिर कोई बालक है, जो 18 वर्ष की आयु से कम है, जिसके साथ आपने संबंध स्थापित किए हैं, तो ये भी क्या है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 7 3 और 5 के तहत अपराध घोषित किए जाएँगे। ठीक है मेरे भाई? अब देखो, अब आते हैं धारा 19 और 22 की तरफ, यानी कि 19, 20 और 22 हमें क्या बताती है? देखो, धारा 19 हमें बताती है कि अपराधों की रिपोर्ट करना, यानी कि जैसे मान लो किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हुआ या फिर किसी बालक के साथ कोई अपराध हुआ, ठीक है? तो अगर कोई मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? या फिर कोई न्यूज़पेपर है, कोई होटल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लब है, कोई स्टूडियो है, ठीक है? अगर उसको इसकी जानकारी है, ठीक है? तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो जो विशेष अ, किशोर यूनिट होती हैं, उनको सूचित करेगा, या फिर जो लोकल पुलिस थाना है, वहाँ पे सूचना देगा। यानी कि किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा अपराध होता है, तो इन व्यक्तियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस अपराध की रिपोर्ट करें और अपने पास की या तो लोकल थाने में कर दें, या फिर जो किशोर पुलिस यूनिट होती है, वहाँ पे जाकर शिकायत दर्ज कराएँ। इसके तहत ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है, ठीक है? तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, ठीक है? फ़ॉल्स कंप्लेंट करता है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, यानी कि 6 महीने की जेल प्लस जुर्माना, ये दोनों भी हो सकते हैं। अब देखो, अब है जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि पिछले वर्ष इससे सवाल पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है? अब ये है बालक के बयान को दर्ज करना। यानी कि कोई भी बालक है जिसके साथ ये अपराध हुआ है, ठीक है? तो उसके बयान कौन रिकॉर्ड करेगा? तो उसके बयान रिकॉर्ड करेगी कोई महिला पुलिस अधिकारी, ठीक है? जो एसआई रैंक की हो या फिर उससे ऊपर हो। एसआई रैंक मिनिमम है, यानी कि इससे नीचे की कोई महिला अधिकारी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती। और इसमें पुलिस अधिकारी का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि जो उसके स्टेटमेंट हैं उसको महिला अधिकारी को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि महिला अधिकारी को ही क्यों चुना गया? तो मेरे भाई, महिला अधिकारी को इसलिए चुना गया क्योंकि वो क्या होती हैं? वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है? वो बहुत ही प्यार से बात करती हैं, बहुत ही आराम से बात करती हैं, ठीक है? और कभी-कभार ये होता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को या फिर किसी पुरुष को ये ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, तो हो सकता है उनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला हो, ठीक है? तो उससे बच्चा डर जाएगा और वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराएगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें याद रखने वाली बात ये है कि उसको महिला अधिकारी, यानी कि जो एसआई रैंक की महिला अधिकारी होगी, वो रिकॉर्ड करेगी, या फिर इससे ऊपर इंस्पेक्टर भी कर सकती है, ठीक है? अब स्थान कहाँ होगा? स्थान होगा बालक का घर, ठीक है? या तो बच्चे के घर पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, या फिर बालक कोई ऐसी जगह बताए जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर पाए, ठीक है? या तो घर या फिर कोई ऐसा स्थान जो बच्चे के द्वारा खुद ही चयनित किया गया हो, तो वहाँ पे उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी महिला अधिकारी, तो वो अपनी पोशाक नहीं पहनी होगी, यानी कि उसने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनी होगी, ठीक है? वो सादा कपड़ों में होगी। और अगर मान लो किन्हीं कारणवश बच्चे के स्टेटमेंट पूरे रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं और उसको थाने लाया जाता है, तो इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि उसको रात को थाने में नहीं रोका जाएगा, ठीक है? यानी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसको घर भेज दिया जाएगा, और मान लो अगले दिन स्टेटमेंट और रिकॉर्ड करने हैं, तो उसको अगले दिन सुबह फिर थाने बुला लिया जाएगा। यानी कि रात में थाने में रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बालक की पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी, ठीक है? यानी कि बालक के बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा, यानी कि उसकी सार्वजनिक सूचना नहीं दी जाएगी। अब आते हैं धारा 27 की तरफ। धारा 27 हमें क्या बताती है? धारा 27 हमें बताती है चिकित्सीय परीक्षण, यानी कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कौन करेगा? जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है,
ठीक है? अगर वो लड़का है तो उसका मेडिकल कौन करेगा? मेल डॉक्टर करेगा, यानी कि पुरुष डॉक्टर करेगा। अगर कोई लड़की है जिसके साथ अपराध हुआ है तो उसका मेडिकल कौन करेगी? एक फीमेल डॉक्टर करेगी, ठीक है? बालिका होने पर महिला डॉक्टर द्वारा क्या किया जाएगा? उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अब चिकित्सीय परीक्षण मतलब जब उसका हो रहा होगा तो उसके माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में होगा, यानी कि उनकी प्रेज़ेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अब है धारा 32 हमें क्या बताती है, ठीक है? धारा 32 हमें बताती है विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति। एक तरह से कौन होते हैं? ये एक तरह से सरकारी वकील होते हैं जो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, यानी कि जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है उनकी तरफ से केस लड़ते हैं, यानी सरकार का या फिर बच्चे का पक्ष न्यायालय में रखते हैं। और देखो इस अधिनियम की धारा 25 क्या बताती है? इस अधिनियम की धारा 25 हमें बताती है कि जो बयान दर्ज किए जाएँगे, यानी कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है? यानी कि स्टेटमेंट कोर्ट में स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा? कोर्ट में स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? अब चलते हैं धारा 28 की तरफ। देखो धारा 28 हमें क्या बताती है? धारा 28 हमें बताती है कि स्पेशल कोर्ट्स जो होंगे, यानी कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। और वो कौन करेगी? वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है? यानी कि स्पेशल कोर्ट्स कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और किसकी सहमति से करेगी या फिर किसकी सलाह से करेगी? तो उस राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनकी सलाह से इसकी इसका गठन करेगी, ठीक है? और इसका उद्देश्य क्या होगा? यानी कि इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है स्पीडी ट्रायल, यानी कि शीघ्र सुनवाई। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हुआ है, ठीक है? और अगर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, यानी कि जो प्रक्रिया चलती है नॉर्मल, उसी प्रक्रिया के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, कार्रवाई हो रही हैं। तो होता क्या है, जब इन ऐसे मामलों में जब अपराधी को सज़ा जल्दी नहीं होती या फिर ऐसे मामलों में सुनवाई जल्दी नहीं होती, तो जो अपराधी है, ठीक है? उसको कोई डर नहीं होता, उसका डर पूर्णतः समाप्त हो जाता है और वो ऐसे अपराध करने से घबराता भी नहीं है। यानी कि अगर मान लो मैंने कोई काम गलत किया है, अगर मुझे उसकी सज़ा ही नहीं मिलेगी या फिर सज़ा मुझे बहुत बाद में जाके मिलेगी, तो मुझे ये एहसास होगा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है? तो इसीलिए स्पेशल कोर्ट्स का, यानी कि विशेष न्यायालय का गठन किया गया ताकि मामले की सुनवाई जल्दी हो सके और जल्दी से जल्दी अपराधियों को सज़ा मिल पाए। अब इस अधिनियम की धारा 33 हमें क्या बताती है? इस अधिनियम की धारा हमें ये बताती है कि जो इसका प्रोसीजर है, ठीक है? उसको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? स्पेशल कोर्ट्स के पास है, ठीक है? यानी कि स्पेशल कोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है। और इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि बालक के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना, यानी कि अनुकूल माहौल तैयार करना, ठीक है? अब आते हैं धारा 36 और 37 की तरफ। देखो धारा 36 हमें क्या बताती है? धारा 36 हमें बताती है कि अगर कोई भी बालक है जिसके साथ अपराध हुआ है, तो उस बालक को अपराधी से दूर रखा जाएगा, ठीक है? अगर मान लो अपराधी के पास में अगर उस बालक को रख दिया जाए, तो हो सकता है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करा पाए, ठीक है? या फिर जो वो बोलना चाह रहा है वो अपराधी के डर की वजह से ना बोल पाए। तो उसको अपराधी से दूर रखा जाएगा और इतना दूर नहीं रखा जाएगा ताकि जो इतना दूर नहीं रखा जाएगा, जो वो बालक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है, यानी कि जो वो बालक बोल रहा है, वो अपराधी सुन ना पाए, ठीक है? यानी कि थोड़ा बहुत अंतर होगा, आगे-पीछे हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि उसको एक कोने में ले जाके खड़ा कर दिया जाए या फिर किसी पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया जाए, ताकि बच्चा उसको ना देख पाए, लेकिन बच्चा जो कह रहा है, वो सारी चीज़ें वो अपराधी सुन पाए, ठीक है? इसमें वीडियो लिंक का भी ऑप्शन होता है कि आप वीडियो लिंक के माध्यम से अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं, ठीक है? और जिसमें होता क्या है कि बच्चे अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है और अपराधी उसको बाकायदा सुनता है, ठीक है? और धारा 37 हमें क्या बताती है? धारा 37 हमें बताती है कि इस ऐसे मामलों की जो भी सुनवाई होगी, वो बंद कमरों में होगी, ठीक है? उसमें केवल जज शामिल होगा और वकील शामिल होंगे और जिस भी बच्चे के साथ अपराध हुआ है, उसके माता-पिता। ठीक है? ताकि उसकी पहचान जो है वो सार्वजनिक रूप से उजागर ना हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा समाज एक ऐसा है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा कोई अपराध होता है, तो समाज उसको ताने देता है,
टॉन्ट मारता है और उसको अपमानित करता है, ठीक है? जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धारा 37 हमें बताती है कि इनका जो भी सुनवाई होगी, ठीक है? जो भी ट्रायल होगा वो बंद कमरे में किया जाएगा। अब देखो मैं बताऊँ, अब जैसे मान लो किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है, ठीक है? अगर उसमें आप टाइम लिमिट बाउंड नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है? उनको सज़ा बहुत देरी से मिलेगी और हो सकता है कि वो और भी बच्चों के साथ ऐसा अपराध कर दें, ठीक है? तो इस पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत हैं, ये प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में कि भाई जो अपराधी होगा, हैं? उसको मतलब सज़ा बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है? या फिर मतलब जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, उन पे ये बाध्य किया गया है कि आप अपराध रजिस्टर होने की, ठीक है? 1 साल के अंतर्गत आप अपना फैसला सुना देंगे, यानी कि आप अपना जजमेंट दे देंगे। और यानी कि मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन को या पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि मान लो जैसे आज है, ठीक है? आज अपराध अगर होता है, रजिस्टर होता है, आज शिकायत होती है, तो आज से लगभग 30 दिन के अंदर-अंदर आपको सारे साक्ष्य या फिर सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है? इसकी निगरानी कौन करेगा? तो इसकी निगरानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, ठीक है? अगर वो मतलब केंद्र का है, तो केंद्र का करेगा, अगर राज्य का है, तो राज्य का करेगा, हैं? और इस अधिनियम की जो नियम बनाने की शक्ति है, वो किसके पास है मेरे भाई? वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये कौन बताता है? ये बताता है हमें सेक्शन 45, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? धारा 3, धारा 4 हमें क्या बताती है? धारा 3 हमें बताती है प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पीएसए, ठीक है? और धारा 5 हमें क्या बताती है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है? यानी कि गंभीर क्या कहते हैं अपराध या फिर गंभीर तरीके से अपराध किया हुआ, ठीक है? धारा 7 हमें बताती है सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है? धारा 9 हमें बताती है गुरुतर लैंगिक, ठीक है? सेक्सुअल असॉल्ट। और धारा 11 या 12 हमें उत्पीड़न के बारे में बताती है, ठीक है? धारा 19 हमें बताती है कि अगर आपको ऐसे अपराध की जानकारी है तो आप सूचना किसको देंगे, और धारा 22 हमें ये बताती है कि अगर आप झूठी शिकायत करते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, ठीक है? अपराध की जानकारी की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, यानी कि ये हमारा कर्तव्य है। और धारा 3 के अंतर्गत 10 साल की सज़ा, धारा 5 के अंतर्गत 20 साल की सज़ा या फिर मृत्युदंड भी हो सकता है, ठीक है? धारा 7 के अंतर्गत 3 से 5 साल की सज़ा, धारा 9 से 10 के अंतर्गत 5 से 7 साल की सज़ा और धारा 11-12 के अंतर्गत 3 साल तक की सज़ा, ठीक है मेरे भाई? तो ये अधिनियम हमारा यहाँ समाप्त होता है, ठीक है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, मतलब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपसे सवाल डिस्कस कर लूँगा, तो मेरे भाई इससे सवाल देखो पिछले वर्ष कैसे पूछे जाते हैं। इससे सवाल ये पूछे गए हैं कि जो बच्चे के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? वो कौन करेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि महिला पुलिस अधिकारी करेगी, वो मतलब एसआई रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए, एसआई रैंक से ऊपर होनी चाहिए। और इससे सवाल ये बना है कि मान लो अपराध रजिस्टर होने की मतलब मैक्सिमम कितनी लिमिट है कि उस अपराधी को सज़ा मिल जाएगी या फिर इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। तो भाई जैसे मैंने बताया 1 साल के अंतर्गत है ये पूरे मामले का निपटारा कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि न्यायालय अपना निर्णय दे देगा। और एक सवाल ये भी बना है कि कितने दिनों के अंदर-अंदर हैं पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो सारे साक्ष्य को जुटा ले, ठीक है? तो 30 दिन के अंदर-अंदर ये मतलब पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो अपराधी के मतलब अपराधी के बारे में सारे साक्ष्य को कलेक्ट कर ले, ठीक है? और अ, ये गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला क्या है, ठीक है? और लैंगिक हमला क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है? मैं इसकी मतलब कुछ क्विज़ बना के, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, हमारे इंस्टा पेज को फ़ॉलो कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फ़ॉलो कर लीजिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ अब विराम देना चाहता हूँ, ठीक है? हमारा अधिनियम यहाँ समाप्त हुआ, ठीक है? लोग 3-3 4-4 घंटे इस अधिनियम में खींच देते हैं, ठीक है? ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको चीज़ें वहीं पढ़ाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं और इधर-उधर की बातें ना करते हुए हम सिर्फ़ उतना पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई? तो पढ़ते रहिए पढ़ाईशाला के साथ, पढ़ाई जो समझ आए और जो समझ ना आए, उसके लिए पढ़ाईशाला टीम आपके साथ हर समय तैयार है, ठीक है? तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।